एवरीवन, दिस इज डॉक्टर रंजना फ्रॉम ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर आईएएस। और आज है बेटा 7th लेक्चर हमारा पीसीएस रिवीजन सीरीज का, जिसमें कि सबसे पहला टॉपिक चूज किया है कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप पहले 6 वीडियो लेक्चर्स आपने अच्छे से देख लिए और अच्छे से उसको लर्न भी कर लिया, बिकॉज दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी बेटा आज जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम डील करने जा रहे हैं विद फंडामेंटल राइट्स। और आपको पता है फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका जो है वो पार्ट है। और इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा से ही अराउंड 99% रहते हैं। तो ये जो मेरी वीडियो लेक्चर सीरीज है इसके अंदर बेटा मैं आपको ये नहीं कि चीजों को फिर से दोबारा पढ़ा रही हूँ, ऐसा कोई भी मेरा जो है मंशा नहीं है। मैं इसके अंदर आपको एडिशनल जो है आपकी इंफॉर्मेशन या वैल्यू जो है वो ऐड ऑन करना चाहती हूँ, ये मेरा पर्पस है। और फोकस किस पे है? आपका एग्जामिनेशन पर ही है, स्पेसिफिकली फॉर पीसीएस प्रीलिम्स दिस ईयर। तो फंडामेंटल राइट्स आप दोबारा से आपको फिर से मैं उसकी लिस्ट दूं, दोबारा से फिर उसको समझाऊं, मुझे नहीं लगता कि दैट इज गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ वैल्यू एडिशन फॉर यू पीपल। वो आप ऑलरेडी कर चुके हो, पढ़ चुके हो, समझ चुके हो, और उसको आपको बहुत अच्छे से बार बार रिवाइज करना है और चीजों को बहुत अच्छे से आपको याद करना है, सो दैट यू कैन रिट्रीव दीज थिंग्स। आप उसको पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर को इस लायक हो कि किसी को टीच कर सको बिना देखे। आप एक एक जो आर्टिकल्स हैं, क्लॉजेस हैं, सब क्लॉजेस हैं, उसको आप अच्छे से समझा सको, इतनी कैपेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अदरवाइज आपको ये लिस्ट अच्छे से याद करनी ही चाहिए, करनी ही जरूरी है। इसके बिना काम नहीं चलने वाला, ना तो प्रीलिम्स में, ना ही मेंस में और ना ही इंटरव्यू में। तो आज के लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं? आज के लेक्चर में मैं आपके साथ वो फंडामेंटल राइट्स डिस्कस करूंगी जो कि थ्रू आउट द ईयर न्यूज में रहे हैं फॉर वन फैक्टर और द अदर। अब ये क्यों करेंगे हम? प्रीलिम्स भी बेटा इस वजह से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली जो आर्टिकल्स न्यूज में होते हैं, जिसके बारे में कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हो या कुछ केसेस चल रहे हो, उनके ऊपर आपको क्वेश्चंस आने के चांसेस हमेशा ज्यादा होते हैं। ये क्वेश्चंस आपके अप्लाइड भी हो सकते हैं, मींस क्या, व्हाई दीज आर्टिकल्स आर इन न्यूज, जैसे कि हम डिस्कस करेंगे, ऐसे भी हो सकते हैं। एंड सेकेंडली इन्हीं आर्टिकल्स के बेसिक क्वेश्चंस भी आपको बनाए जा सकते हैं। इन दैट सेंस जो भी हम डिस्कस करेंगे तो उन आर्टिकल्स को आप बहुत अच्छे से उनका जो बेसिक कंपोनेंट है उसको मग अप करोगे, क्योंकि उसके बेसिक कंपोनेंट पे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग आर्टिकल 19(1)(a, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसमें वो आपको मिंगल अप करके ऑप्शंस दे सकता है। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन है। इम्प्लाइड क्वेश्चंस कैसे? जैसे कि अभी हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल 19(1)(a के साथ रिलेटेड कौन कौन से इश्यूज आए, कौन कौन से केसेस जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए, या फिर सुप्रीम कोर्ट की जो है वो रूलिंग क्या क्या लेवल पर आई। तो ये इम्प्लाइड क्वेश्चन है। तो आई होप आप समझ गए होंगे बेसिक क्वेश्चंस और इम्प्लाइड क्वेश्चंस के अंदर डिफरेंस क्या होता है। आज की डिस्कशन के बाद आपका इम्प्लाइड पार्ट भी कवर होता है और उसके अंदर आपको ये भी समझ आता है कि इन्हीं आर्टिकल्स को तो कम से कम बहुत अच्छे से मुझे बेसिक पार्ट के लिए रिवाइज करके ही जाना है। दिस इज फॉर योर प्रीलिम्स। मेंस के लिए क्या ये इंपॉर्टेंट है लेक्चर? 100% इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मेंस में आपको जो लिखना होता है उसमें आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो 99.9% जो है वो इम्प्लाइड रहते ही रहते हैं। वो क्वेश्चन बनेगा ही इसी वजह से, चांसेस आर वेरी हाई कि वो चीज न्यूज में हो। वहां पे आपको बेसिक इंफॉर्मेशन भी देनी होती है, उसके साथ ही जो इम्प्लाइड एस्पेक्ट है वो भी आपको पता होना चाहिए, और उस केस के बारे में जो भी वो चीजें चल रही हैं उसकी क्रिटिकल एनालिसिस भी आपको करनी आनी चाहिए। तो क्या ये इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है? आप समझ ही गए होंगे। जो चीज प्री के लिए इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, उसके बारे में डेफिनेटली इंटरव्यू में तो बात हो ही सकती है। तो ये है हमारी भूमिका आज के लेक्चर की, और क्यों मैं इस तरह की वीडियो लेक्चर सीरीज आपके लिए लेकर आई हूं, फॉर द रिवीजन पर्पस, राइट। तो जल्दी से आप शुरू करते हैं। नाउ 19(1)(a ये आपका न्यूज में रहा। राइट टू ऑब्वियसली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसमें ही जो अभी बातें चली वो किस हेड के अंदर थी? राइट टू इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसपेरेंसी। और राइट टू इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसपेरेंसी पहले तो आप ध्यान में रखो, इसको लिंक कर सकते हैं हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर। इस तरह से लिंक करके भी क्वेश्चन आता है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इज अ पार्ट ऑफ योर 19(1)(a एंड राइट टू इंफॉर्मेशन अगेन बेटा
इट कैन बी पार्ट ऑफ योर आर्टिकल 21, राइट। तो थोड़ा सा आपको चीजों को अब अच्छे से समझना पड़ेगा, हर चीज में हम लकीर के फकीर नहीं हो सकते। ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा, आपकी समझ पे डिपेंड करेगा। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन ऑब्वियस इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, इन्फर्ड राइट है, लेकिन इसको हम रिलेट कर सकते हैं आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर भी। अब इसमें लेके क्या आपका बेसिकली इशू रहा, अ मेजर केस वाज इलेक्टोरल बॉन्ड जजमेंट इन February 2024 वेयर सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। ये आपको पता होगा, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था। लॉजिक क्या था, द कोर्ट हेल्ड इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज इट वायलेटेड द पब्लिक्स राइट टू नो हाउ पॉलिटिकल फंडिंग हैपेंस व्हिच इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी नीडेड फॉर मीनिंगफुल डेमोक्रेसी। मीनिंगफुल डेमोक्रेसी के लिए जो आपके सिटीजंस हैं उनको ये पूरा का पूरा राइट होना चाहिए टू नो, राइट टू ट्रांसपेरेंसी। तो राइट टू ट्रांसपेरेंसी इस तरह से लिंक किया जा रहा है स्पीच एंड एक्सप्रेशन के साथ, और ऑब्वियसली राइट टू इंफॉर्मेशन तो है ही। तो इस वजह से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया कि आपका जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, बिकॉज इसमें यही पता नहीं चल रहा कि पैसा कौन दे रहा है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को। Now this remains relevant because political funding, anonymous donation and how electoral financing is regulated are constantly under scrutiny. The implications are large for democratic accountability. तो ये scrutiny के अंदर ही आपका रह जाता है, तो इस वजह से ये बात गलत है अगर हम ये कहें कि आपको as per electoral bond जो था लॉ की, उसमें हम पता नहीं लगा सकते, वो एनोनिमस होता है कि किसकी तरफ से डोनेशन आई, तो दिस इज रॉन्ग। तो 19(1)(a) इन जनरल आप अच्छे से लर्न करोगे, प्लस आप ये याद करोगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड को जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस स्कीम को क्रैश किया, इसको खत्म किया, तो ये ऑब्वियसली फंडामेंटल राइट्स के साथ क्या लिंक्ड है, तो ये 19(1)(a) के साथ भी है एंड ऑटोमेटिकली इन योर आर्टिकल 21 ऑल्सो। Now, freedom of speech and expression को लेके एक और इशू रहा आपका, recent issues have included challenges to IT rules and amendment, cases of alleged misuse of free speech online। एक तो पहले IT rules and amendment, जो IT rules के अंदर amendments की गई, changes की गई, और जो कि आपके किसके नाम पे की गई, that is regarding misuse of free speech online, कि आप अपनी जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते ऑनलाइन, उसको लेके आईटी रूल्स बने। एज एग्जांपल फैक्ट चेकिंग रूल्स, रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन कंटेंट। गवर्नमेंट ने कहा कि हम फैक्ट चेकिंग के नाम पे जो है वो देख सकते हैं कि आप कोई भी चीज जो बोल रहे हो एंटी गवर्नमेंट तो नहीं है एंड ऑल। उसको लेके आपको पता है कि बहुत ही पॉपुलर केस रहा द ऑनगोइंग कुणाल कामरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, और ये केसेस अभी भी चल रहे हैं। नाउ इस केस ने चैलेंज की इस अमेंडमेंट को, और ऑब्वियसली इसके ऊपर जो है वो स्टे हुआ। नाउ केसेस चैलेंजेस सर्टेन रूल्स दैट आर सेट टू रिस्ट्रिक्ट फ्री एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि जो आपके आईटी रूल्स हैं ये आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोक रहे हैं। ऑल्सो रिलेटेड इज द डिबेट अराउंड व्हाट कोर्ट्स आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन स्पीच, what counts as reasonable restriction of speech versus public order or morality। तो ये भी आपका मेन क्वेश्चन आगे जाके बनेगा। तो इसके ऊपर और डिस्कशन चल रही है कि आपका बेसिकली जो कितनी होनी चाहिए रिस्ट्रिक्शन, कितनी होनी चाहिए फ्री एक्सप्रेशन के ऊपर, और इसके साथ ही डिबेट है रिगार्डिंग व्हाट काउंट्स एज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, कि कहां तक हम कहेंगे कि ये रिस्ट्रिक्शन है और ये रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल है, और कहां तक हम कहेंगे कि मैं जो भी बोल रही हूं ये मेरे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंडर आता है, उसको मैं जो है उसके बेसिस पे बहुत उसको गलत इस्तेमाल नहीं कर रही, मिसयूज नहीं कर रही। तो मिसयूज करना अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच को और उससे आप मोरालिटी को खराब कर रहे हैं किस लेवल तक, वर्सेस ऑब्वियसली कि अगर आप रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो तो क्या आप इतनी रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं लगा रहे कि जो लोग हैं उनका आप गला ही घूंट रहे हो। तो ये बेसिकली डिबेट ऑलरेडी चल रही है, ये फॉर मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अभी के लिए आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को अच्छे से फोकस करो। राइट टू प्रिवेसी एंड पर्सनल लिबर्टी, आपको पता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल 21 है, राइट। तो पर्सनल लिबर्टी की वजह से आर्टिकल 21 में चला जाएगा। राइट टू प्रिवेसी ओवरऑल आर्टिकल 21 में ही है। आर्टिकल 21 आप बहुत अच्छे से याद करके जाओगे। आर्टिकल 21 के अंदर ही शायद आपने अच्छे से पढ़ा हो कि उसके अंदर आपको एक अलग कैटेगरी मिलती है जिसको हम बोलते हैं इन्फर्ड राइट्स, और ये इन्फर्ड राइट्स होते ही वो राइट्स हैं जो कि एट डिफरेंट टाइम्स आपके कोर्ट्स की रूलिंग्स की तरफ से आए हैं। एग्जैक्टली इसको लेके हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं किया, लेकिन ये कोर्ट की रूलिंग्स इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि इनको स्पेस मिल जाती है एट द हेडिंग ऑफ योर अंडर द हेडिंग ऑफ योर इन्फर्ड राइट्स, दैट इज अंडर आर्टिकल 21। उसको समझ लो आप। तो अब इसको लेके हमारा जो है वो
क्या चीज न्यूज में रही वो देखते हैं। नाउ राइट टू प्राइवेसी एंड पर्सनल लिबर्टी को लेके क्या केस हुए। नाउ दिस इज लाइक प्राइवेसी हैज रिपीटेडली कम अप केसेस ऑफ लाइक ब्रीच ऑफ मेडिकल कॉन्फिडेंशियलिटी. For example, a hospital in Raipur had a poster exposing a mother's HIV positive status, which the court called inhuman and unethical. तो आप किसी की प्राइवेसी को ब्रीच कर रहे हो, एक ऐसा केस आया. Then another example, Supreme Court ruling that digital access, खास करके accessible जो है आपका जो eKYC होता है, know your customer, for visually impaired and acid attack survivor is a part of Article 21's guarantee of dignity since so much of modern life depends on digital services. Very very important case. इसको लेके भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनता है आपका. आर्टिकल 21 आपको राइट टू डिग्निटी प्रोवाइड करता है. तो वो सब जो कि विजुअली इंपेयर्ड है या एसिड अटैक विक्टिम है, तो वो लोग किस तरह से केवाईसी करें, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन होना चाहिए, राइट. बिकॉज उनके लिए भी डिग्निफाइड जो है लाइफ, वो उनका एक फंडामेंटल राइट है. तो उनको ये डिजिटल असेस जो है प्रोवाइड किया जाए. ये आपकी जो है वो न्यूज रही थी. Now also privacy's limit have been debated. As for example, whether WhatsApp chats without consent can be used as evidence. ये भी आपका एक इशू रहा. And High Court ruled that privacy is fundamental but not absolute. Now this sentence is also very important. इसको भी आप के प्रीलिम्स में यूज किया जा सकता है. तो अगर कभी ये स्टेटमेंट आए तो वी हैव टू एक्सेप्ट इट, बिकॉज ये फंडामेंटल है बट एब्सोल्यूट नहीं है. लेकिन एट द सेम टाइम राइट टू प्राइवेसी एग्जिस्ट, वेरी मच एग्जिस्ट, क्योंकि आप किसी के व्हाट्सएप चैट को बिना मतलब पर ही पब्लिक नहीं कर सकते. नाउ फ्रीडम ऑफ रिलीजन बहुत ज्यादा न्यूज में रहा. ये हमेशा से ही इंपॉर्टेंट होता है. तो इस वजह से आपको आर्टिकल 25, 26 बहुत 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 अच्छे से 25, 26, 27 बहुत अच्छे से याद होने चाहिए. बेसिक आर्टिकल्स भी आपको याद होने चाहिए. अब यहाँ पे मुद्दा आपका क्या रहा, वक्फ अमेंडमेंट को लेके, जो कि अभी भी पता है आपको केस चल रहा है. तो यहाँ 2025 में हैज बीन चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट विद पिटिशनर्स आर्गुइंग दैट इट वायलेट्स रिलीजियस फ्रीडम आर्टिकल 25, 26 एंड इक्वालिटी आर्टिकल 14. तो आर्टिकल 14, 25, 26 अच्छे से लर्न करो. वकफ वाले केस को भी आप एक बार अच्छे से तैयार करके जाओ, बिकॉज ये वकफ जो है वो आपके अमेंडमेंट रूल्स क्या थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्या आई, इसको आप अच्छे से मगअप करके जाओ. बिकॉज इसके अंदर बेसिकली जो है वो वकफ बोर्ड के अंदर उन्होंने बोला कि कोई नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी आपके आ सकते हैं, और इसके ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है. बाकी अभी ये केस जो है वो ऑनगोइंग है. नाउ ये इट हैज बीन चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट. सो ये बेसिकली कि ये वायलेट कर रहा है रिलीजियस फ्रीडम को, बिकॉज रिलीजियस फ्रीडम इज अ फंडामेंटल राइट और उसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो दखलंदाजी ना करे. इस वजह से ये मुद्दा उठा था. सेंटर हैज आर्ग्यूड दैट वकफ इज नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, so not necessarily protected under article 25. Now this is basically a controversy. अब ये वाला पार्ट आपका मेंस के अंदर काम आएगा, राइट, कि ये आर्टिकल 25 के अंदर आता है नहीं. प्रीलिम्स पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेटमेंट्स में आपको क्वेश्चन डाला जा सकता है. तो वकफ जो है गवर्नमेंट के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि इसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, जबकि ऑब्वियसली मुस्लिम कम्युनिटी के हिसाब से ये इसेंशियल प्रैक्टिस है. ना हु विल डिसाइड, कोर्ट्स विल डिसाइड. नाउ दिस केस इज गोइंग ऑन. अभी इसको लेके डिसाइड किया जाएगा. लेकिन जो मेन प्रॉब्लम थी राइट टू इक्वालिटी को लेकर भी और रिलीजियस फ्रीडम को लेकर भी, कि आप नॉन मुस्लिम जो है उनको डिसीजन फैक्टर नहीं बना सकते, उनको डिसाइडिंग अथॉरिटी नहीं बना सकते, उसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी स्टे कर दिया है वकफ बोर्ड के अंदर. अभी ये केसेस को बहुत डिटेल में मैं नहीं ले समझा सकती, बिकॉज ऑब्वियसली तब हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है. एंड आई होप इतना आपको पता है, और अगर नहीं पता तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए, तो मैं इसको डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ. नेक्स्ट बेटा, also there have been incidents like a student in Kochi being denied entry to school for wearing hijab. State intervention emphasized that religious freedom must be respected in educational institutions. तो educational institutions obviously education को लेके आर्टिकल लर्न करके रखो कौन सा है, और educational institutions मतलब आपकी minorities वाले आर्टिकल्स भी इंपॉर्टेंट है. और इस तरह का भी एक इंसिडेंस हुआ था, ये आप याद करना है. और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे रूलिंग दी कि डेफिनेटली आप रिलीजियस फ्रीडम को रिस्पेक्ट करो इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो. Now, equality before law, आर्टिकल 14, 15 ये भी आप अच्छे से पढ़ के जाओगे, ये न्यूज में रहे हैं.
There have been recent judgment about reservation, especially about sub-classification within scheduled caste, scheduled tribe. For example, हमारे लिए देखो PCS के लिए कितना important है. State of Punjab versus Devinder Singh 2024 case was a landmark case in which Supreme Court held state government can create subcategories among SC/ST for reservation purposes. तो इसमें ये मेंशन किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टेट अगर चाहे तो वो सब कैटेगरीज मेंशन कर सकती है रिगार्डिंग योर शेड्यूल्ड कास्ट. Right, and scheduled tribe. Now another issue has been like loss of Supreme Court, loss of your scheduled caste status upon conversion to another religion, which affects who can claim reservation or other constitutional benefit. तो obviously अगर आप conversion में जा रहे हो तो फिर आपको benefits नहीं मिलेंगे. ये भी आपका issue जो है वो news में रहा था. Next, right to protest, right to assemble peacefully. और ये है हमारा आर्टिकल 19(1), लेकिन आपका सब क्लॉज है ये बी. तो इसको भी याद करना है. इसको लेके क्या था? नाउ न्यूज आइटम इंक्लूड इन्फ्रिंजमेंट और कैंपस रूल्स दैट लिमिट प्रोटेस्ट. फॉर एग्जांपल पंजाब यूनिवर्सिटी, अगेन पंजाब का है, ध्यान में रखो. नो प्रोटेस्ट एफिडेविट जो है पंजाब यूनिवर्सिटी ने दिया, रिक्वायरिंग स्टूडेंट्स टू कमिट नॉट टू प्रोटेस्ट अनलेस इन डेजिग्नेटेड एरिया. कि आप हमें लिख के दो, स्टूडेंट्स को बोला कि हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे डेजिग्नेटेड एरिया के अलावा किसी और जगह पे. नाउ दिस रेजेस द इशू ऑफ हाउ फार इंस्टीट्यूशनल रेगुलेशंस कैन रिस्ट्रिक्ट द राइट टू पीसफुल असेंबली. की कितनी जो है वो आपके इंस्टीट्यूशंस इस तरह की इंस्ट्रक्शन जारी कर सकते हैं. ये सारा का सारा आपका मेंस के लिए तो क्वेश्चंस जो है वो बनते ही बनते हैं, लेकिन आपको बेसिक क्वेश्चंस इन आर्टिकल्स के साथ रिलेटेड आने के चांसेस हैं. प्लस मैं आपको बता रही हूं कि इस तरह की जो न्यूज है ये भी इंप्लाइड फॉर्म में क्वेश्चन की शेप ले सकती है. इस वजह से इसको आप बहुत सीरियसली यहाँ पे कवर करोगे. राइट, आगे बढ़ते हैं बेटा. नाउ नेक्स्ट इज राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी. अगेन आर्टिकल 21. अब इसमें इन्वायरमेंट को लेके हुआ, इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ कॉन्टेक्स्ट. सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंडिंग द डॉक्ट्राइन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट to artificial lake also to protect ecological balance involves article 21. क्या? right to healthy environment. तो right to healthy environment पे आपका क्वेश्चन आ सकता है. right, then right to equality in admission को लेके आपका इशू रहा. this is education for overseas citizenship and non-citizen. now there was a recent order by Karnataka High Court directing change in their rules concerning OCI card holders. तो यहाँ पे आपका जो है इशू कर्नाटका हाई कोर्ट के साथ रिलेटेड है. हाई कोर्ट सेड दैट OCI होल्डर्स रजिस्टर्ड बिफोर ए सर्टेन डेट शुड बी ट्रीटेड सिमिलरली फॉर एडमिशन टू गवर्नमेंट सीट्स बेस्ड ऑन देयर अर्लियर सुप्रीम कोर्ट रूलिंग. तो जैसे उनको पहले आप रूलिंग भी दी हुई है तो उनको वैसे ही आप जो है उसी स्टेचर पे रखोगे जब कभी भी आप उनको एक्सेप्ट कर रहे हो OCI को. ठीक है, और एक पर्टिकुलर डेट से पहले जब वो अपना कार्ड होल्डर रजिस्टर कर रहे हैं तो उनको आप सिमिलरली ही जो है वो एक तरह से कंसीडर करोगे. एंड नाउ दैट चैलेंज जो है, चैलेंजेस रिस्ट्रिक्शंस बेस्ड ऑन सिटीजनशिप फॉर एजुकेशनल राइट्स. ऑब्वियसली तो सिटीजनशिप और एजुकेशनल राइट्स इसके ऊपर भी आपकी थोड़ी सी बात मीन्स के अंदर बनती है. और यहाँ पे फिर से आपको सिटीजनशिप का भी चैप्टर इंपॉर्टेंट बन जाता है और OCI को लेके आप NRIs क्या होते हैं, राइट, ये सारी चीजें. और उसके अलावा एक और कैटेगरी होती है, वो मैं चाहूंगी कि आप कमेंट सेक्शन में लिखो. और वो कौन से कार्ड्स हैं जिसको OCI के साथ अभी मर्ज किया गया है. मैं जानबूझकर नहीं बता रही, बिकॉज आई विश कि आप इतना पढ़ते हो और कमेंट सेक्शन में बताते हो कि कौन सी कैटेगरी की मैं यहाँ बात कर रही हूँ. इंडियन सिटीजन होते हैं, NRIs होते हैं, OCIs होते हैं, और एक और कैटेगरी होती है, वो कौन सी होती है. और वो कार्ड और OCI कार्ड आज की डेट में मिक्स हो चुके हैं. राइट, तो उसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ. और इन सब चीजों को लेके आप अच्छे से जो है वो रिवाइज करो. और ये आपकी नो आउ है एज पर योर इम्प्लीकेशन इज कंसर्न कि फंडामेंटल राइट्स को लेके कौन से इश्यूज जो है वो न्यूज में रहे. और अभी इस लेक्चर सीरीज को मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ. आज के लिए इतना ही. अपना काम अच्छे से करते रहो. वीडियो को डेफिनेटली लाइक करो, शेयर करो अगर आपको अच्छा लगता है. जो कैंडिडेट्स तैयार कर रहे हैं उन तक इसको जरूर पहुंचाओ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.